हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत सामाजिक विचारक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को जानेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में द्वंद्ववाद का अर्थ और हीगल द्वारा द्वंद्ववाद के संबंध में दिए गए उनके विचारों को जाना था। आज हम जानेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद की अवधारणा को हीगल से ग्रहण किया है, परंतु यह सिद्धांत हीगल के सिद्धांत से भिन्न है। मार्क्स के अनुसार विश्व का विकास अमूर्त विचारों से न होकर मूर्त भौतिक वस्तुओं से होता है। हीगल का कथन है कि बाह्य जगत आंतरिक जगत का प्रतिनिधि है, परंतु मार्क्स का कहना है कि आंतरिक जगत बाह्य जगत का प्रतिनिधि है। मनुष्य की मानसिक चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी मानसिक चेतना को निर्धारित करता है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि हीगल का सिद्धांत जैसे सिर के बल उल्टा खड़ा था, मैंने उसे सीधा कर दिया। हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार जहां विचार है और समस्त संसार एक निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति है, वहीं मार्क्स की मान्यता है कि विचार न होकर इस जगत या संसार का आधार भौतिक वस्तुएं हैं। हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या दो बातों के आधार पर कर सकते हैं। एक, जगत का प्रधान तत्व भौतिक सामग्री है। दूसरा, जगत की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है। इन्हीं दो आधारों पर मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के महत्व को खड़ा किया है। अब हम जानेंगे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या और उसकी विशेषताओं को। इसकी पहली विशेषता है विश्व पूर्ण समग्रता। मार्क्स ने समाजशास्त्र को दार्शनिकता और अलौकिकता के क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार विश्व अपने आप में परिपूर्ण व्यवस्था है, जिसकी विभिन्न घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। प्रकृति की घटनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति प्रकृति के बाहर विद्यमान नहीं है, अर्थात अलौकिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स इसकी दूसरी विशेषता बताते हैं, सतत परिवर्तनशीलता और गतिशीलता। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एवं घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पदार्थों का आंतरिक गुण विरोध होता है, जिस कारण से पदार्थ में निरंतर संघर्ष होता रहता है और पदार्थ निरंतर गतिशीलता की स्थिति में रहता है। यह गतिशीलता विरोध की मात्रा पर निर्भर करती है और पदार्थों की आंतरिक विशेषताओं में संघर्ष के कारण ही प्रकृति और विश्व का विकास होता है। इसकी तीसरी विशेषता है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत मार्क्स बताते हैं कि छोटे छोटे मात्रात्मक परिवर्तन से बड़े बड़े गुणात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। जिस प्रकार से पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तो उसका तापमान 100 सेंटीग्रेड होने पर उसकी मात्रा में कमी आने लगती है और पानी भाप में बदलने लगता है। भाप और पानी के गुण अलग अलग होते हैं। ये परिवर्तन तीव्र गति से होता दिखाई देता है, परंतु यह धीरे धीरे होते रहने वाले संचय का परिणाम है। उसी प्रकार से समाज में भी जब विरोध और संघर्ष बढ़ जाते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है और क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की अगली विशेषता के अंतर्गत उन्होंने बताई है निषेध के निषेध का नियम। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मुख्य नियम निषेध के निषेध का नियम भी है। सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि निषेध वाद पक्ष का निषेध प्रतिवाद पक्ष है और संवाद पक्ष इस निषेध का निषेध है। दूसरे शब्दों में, एक अवस्था अपनी पूर्ववर्ती अवस्था का निषेध होती है और फिर धीरे धीरे उसमें भी विरोध सक्रिय हो जाता है, जो उसका भी निषेध करके एक और नई अवस्था को जन्म देता है। इस प्रकार निषेध की यह प्रक्रिया चलती रहती है। निषेध के
नियम की एक और विशेषता है विकास की रेखा जो निषेध के परिणाम स्वरूप बढ़ती है, एक सीधी रेखा नहीं है, यह सर्पिल है। इसमें पुनरावृत्ति होती है लेकिन पुराने पर वापसी नहीं। निषेध के नियम के अनुसार विकास का स्वरूप प्रगतिशील होता है। उदाहरण के लिए समाज के विकास क्रम में आदिम साम्यवाद से दास अवस्था आई, इसके निषेध में सामंतवाद आया, इससे आगे पूंजीवाद आया और मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद और साम्यवाद आएगा। साम्यवाद तक के विकास या क्रम निषेध के नियम को ही बताता है। मार्क्स के सिद्धांत की अगली विशेषता है संघर्ष और द्वंद्ववाद। मार्क्स कहते हैं समाज के विकास का मूल कारण संघर्ष होता है। भौतिक वस्तुओं में संघर्ष पाया जाता है। एंजल्स के अनुसार जौ का दाना वाद होता है, इसे जमीन में बोने से वह सड़ जाता है और अंकुरित होता है, यह उसका प्रतिवाद है। इसके बाद पौधे में फूल आकार नए जौ के दाने उगाते हैं, यह संवाद की स्थिति है। इसमें वाद प्रतिवाद दोनों का मिश्रण होता है, परंतु इसका स्तर दोनों अवस्थाओं से उच्च होता है। इसी तरह से तितली के अंडों एवं चट्टानों के बनने बिगड़ने में वाद प्रतिवाद संवाद के स्तर देखे जा सकते हैं। संघर्ष या द्वंद्व समाज में आर्थिक कारणों से पैदा होते हैं। प्रकृति की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्व होने से संघर्ष द्वंद्व के रूप में चलता रहता है। समाज में भी विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष सदैव होता रहता है। प्रत्येक समाज में दो वर्ग देखे जा सकते हैं। एक वर्ग का आर्थिक प्रणाली पर स्वामित्व होता है जो उत्पादन के साधन एवं शक्तियों को नियंत्रित करता है, एवं दूसरा वर्ग जिसका उत्पादन के साधन उत्पादन शक्तियों पर स्वामित्व नहीं होता, यह केवल श्रम द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है। समाज में जिस प्रकार के उत्पादन साधन होते हैं उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व वाले वर्ग को शोषक वर्ग एवं उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है। वाद के रूप में शोषक वर्ग पहले से स्थापित होता है, प्रतिवाद के रूप में शोषित वर्ग इसका विरोध करता है। दोनों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप संवाद के रूप में नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है तथा कुछ समय बाद इस सामाजिक व्यवस्था में एक वर्ग वाद के रूप में स्थापित हो जाता है और दूसरा वर्ग प्रतिवाद के रूप में उसका विरोध करता है। संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था संवाद के रूप में सामने आती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना न हो जाए। उत्पादन के साधन बदलने से ही शोषित व शोषक वर्ग में संघर्ष होता है। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत मार्क्स लिखते हैं भौतिक निर्णायकवाद। मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में भौतिक तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार पहले परिवर्तन पदार्थों में होता है, उसके बाद विचारों में। ये पदार्थ ही विश्व के मूल होते हैं। विकास सदैव पदार्थों में पारस्परिक संघर्षों के परिणाम स्वरूप होता है। इस तरह संपूर्ण परिवर्तन का कारण भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थों में संघर्ष से ही समाज, संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, विचार, धर्म, राजनीति आदि का विकास होता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में भौतिक कारण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। इस प्रकार मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया है।